हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, मेरे पास आप लोगों के लिए आज है एक बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट। सीए इंटर के जो ऑल इंडिया रैंक 8 है, वेदिका बंसल, उनका मेरे पास आंसर शीट आ रखा है। और इससे मैं आपको इस वीडियो में एकदम क्रिस्प लर्निंग बताने वाला हूँ, क्या चीजें हैं जो आप लोगों को मैटर करती है एंड एट द सेम टाइम क्या चीजें हैं जो आपको मैटर नहीं करती अगर आपको रैंक लानी है, या आपको फॉर दैट मैटर थियरी पेपर में एक्सीलेंट अगर मार्क्स लाने हैं। ये वीडियो आपको लॉ ही नहीं बल्कि और बाकी थियरी सब्जेक्ट्स के लिए भी समझने में हेल्प करेगा कि व्हाट मैटर्स एंड व्हाट डजंट रियली मैटर। तो सर, सबसे पहले मैं आप लोगों को सीक्रेट रिवील कर देता हूं। मैडम के मार्क्स जो हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं इनके मार्क्स आपके थियरी एमसीक्यूज में। अगर आप मैडम के मार्क्स देखेंगे तो मैडम को एमसीक्यू में ऊपर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड 30 on 30 मिला है। 30 on 30 मिला है। ये तो मैडम का बड़प्पन है कि उन्होंने मेरे को ये मैसेज किया और उन्होंने बोला सर 30 on 30 इन लॉ एमसीक्यूज, दैट वाज द लेवल, योर लेवल ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। बट ये क्लैरिटी तो मैंने तुम सबको दी ना, पर उसमें से कितने लोगों ने उसको ग्रास्प किया वो इंपॉर्टेंट है। बट आप लोग एक चीज समझो, एमसीक्यू इज द मोस्ट स्कोरिंग थिंग फॉर ऑल योर पेपर्स। जहां पे भी एमसीक्यू आपका है, वहां पे आप लोगों को 30 में से 30 से कम लाने का सोचना ही नहीं चाहिए। अरे क्यों कम आएंगे? अगर आपके सीए इंटर लॉ में 14 चैप्टर्स है फॉर एग्जांपल, तो 14 चैप्टर्स में से अगर आप 13 चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, तो वो 13 चैप्टर्स में से मान लो 28 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आपको आना चाहिए। क्योंकि इस बार सर इन्होंने पेनल्टीज इतने पूछे नहीं थे, इस बार इन्होंने बहुत कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बेसिक क्वेश्चन पूछा था। और उम्मीद है आप में से हर किसी ने कम से कम 24 तो स्कोर किया होगा, बल्कि उससे ज्यादा ही स्कोर किया होगा। बट दिस इज टचिंग वन सीक्रेट टू योर स्कोरिंग हाईएस्ट मार्क्स इन योर एमसीक्यू और इन योर थियरी पेपर। बिकॉज सर मानो या ना मानो, एमसीक्यूज जो है वो गेम सेवर है, गेम चेंजर है और आपका लाइफ सेवर है। ठीक है, एमसीक्यू की बहुत जोरदार तैयारी करनी है। आपको पता है हम लोग एमसीक्यूज बहुत डिटेल में क्लास में करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। इस बार मैं कोशिश करूंगा, आप लोग कमेंट पे बताओ कुछ आप लोगों के लिए यूट्यूब पे भी आपको चाहिए क्या होगा, और अगर हाँ तो क्या चाहिए बताओ, वो मैं करने के लिए तैयार हूं। बस तुम मेरे को मार्कशीट दे देना तुम्हारी और बोल देना सर मैंने फाड़ दिया, आपने मेहनत की और मैंने फाड़ के आ गया, मैं खुश हो जाऊंगा। अब सर अगली बात सुनो, इनका डिस्क्रिप्टिव जो सबसे बड़ा खेल है। पहले अपफ्रंट एक बात करते हैं, उनको डिस्क्रिप्टिव में से 70 में से 40 नंबर आए। मतलब अगर यही पेपर 70 में से 40 नंबर आए, मतलब अगर यही पेपर अगर 100 मार्क का होता तो 100 में उनको 55 आ रहे थे ये पेपर में, तो उनको 100 में से 70 क्यों आ गए? क्योंकि उन्होंने एमसीक्यूज में चीरफाड़ मचा दिया। तो आपको समझना पड़ेगा कि डिस्क्रिप्टिव में हमारा रिलेटिवली स्कोर थोड़ा कम होएगा, पर एमसीक्यू के स्कोर से वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। अब सर बहुत सारी चीजें इनके पेपर के बारे में है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला चीज मेरे को लगा सर इतना प्यारा पेपर इन्होंने लिखा है, इनको सारे प्रोविजंस आते थे। और मैंने एक्चुअली उनसे चेक नहीं किया कि उन्होंने मेरे मटेरियल को पूरा फॉलो किया था कि नहीं। मैं क्लेम भी नहीं करना चाहता, उन्होंने किया था पूरे मटेरियल को फॉलो। हाँ, उन्होंने मेरे पूरे लेक्चर्स देखे थे, पर उन्होंने मटेरियल का मेरे को नहीं पता, तो आई एम अज्यूमिंग किया ही होगा। बट पेपर के प्रेजेंटेशन से मैं मान सकता हूँ कि मटेरियल फॉलो किया है। क्योंकि आप एक बार आंसर भी देखेंगे ना, तो सबसे पहले तो इनको सारे सेक्शंस याद थे, इनको सारे सेक्शंस याद थे। इनफैक्ट तुम मानोगे नहीं, इनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी पूरे इन्होंने सेक्शंस याद कर लिए थे। उसके बाद सर आप देखो, सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, या मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, पहला क्वेश्चन था, उनमें से एक क्वेश्चन था लिस्टेड कंपनी के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो पूरा लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन पे था। और इन्होंने लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन जितना प्यार से यहाँ पे लिखा है ना, उतना प्यारा तो बेयर एक्ट में भी नहीं लिखा है। ऐसी तैसी इन्होंने देखो, लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में, लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी whose shares are listed on a recognized stock exchange. It does not include such class or classes of companies. तुम समझ रहे हो, सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज इन्होंने पूरा पूरा लिखा है, एज मे बी प्रिस्क्राइब। फिर इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज आर प्रिस्क्राइब व्हिच आर नॉट कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी, और इन्होंने ए और बी कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब सर ए कैटेगरी तो चलो ठीक है, बी कैटेगरी में देखो इन्होंने लिखा है अ पब्लिक कंपनी हु हैज नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बट इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इन अ jurisdiction as specified in subsection 3 of section 23 of the Companies Act। दोस्तों, मैं इस इंडस्ट्री का अश्लील ग्रोवर नहीं बनना चाहता, पर मैं तुमको एक सच बात बता दूं कि टीचर की मजाल है ये एग्जाम में प्रोविजन लिख करके आ जाए इस तरीके से, इंक्लूडिंग मी। सर उन्होंने टाइम को नहीं ध्यान देते हुए उन्होंने क्या लिखा है, स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 23। हम क्या लिखते हैं, सेक्शन 23 सबसेक्शन 3। अच्छा, बहुत बड़ी बात कर दी क्या? नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं इन्होंने कम समय से नहीं डरा। दूसरा, इनके मन में प्रोविजन छपा हुआ था। तीसरा, इन्होंने अपना सबसे पहला आंसर में इंप्रेशन बना लिया एग्जामिनर के पे कि अगर कुछ नहीं आता होगा ना तो वो तुम्हें नहीं आता होगा, मुझे तो सब आता है।
ये पहला आंसर जो था दैट वाज एन इंप्रेशन मेकर, और इन्होंने चीर फाड़ मचा दिया सर इंप्रेशन में। और उसके बाद सर इन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन लिखा कि अकॉर्डिंग टू दिस दीज आर द 3 आंसर्स, और इनको पूरे नंबर मिल गए सर। समझ रहे हो पूरे नंबर मतलब क्या होता है दोस्त? 6 मार्क का क्वेश्चन था, उसमें से इनको 4.5 मिल गए। बहुत है, बहुत है, उससे ज्यादा नहीं मिलते। उसके बाद से देखो सेक्शन 137 ऑफ द कंपनीज एक्ट इन्होंने लिखा। हम अक्सर ये पूछते हैं कि सर जैसे एनुअल जनरल मीटिंग है तो उसको पूरा पूरा लिखेगी, उसको शॉर्टकट करके लिखे। यहाँ इन्होंने पहली 2 बार में इन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग पूरा पूरा लिखा, और उसके बाद देखो ये लोग इन्होंने एजीएम लिखना शुरू कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले को समझ आ गया है। मैं थोड़ा आपको एक सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे अगर आप इस तरह की चीज कर रहे हो तो यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर दो कि भैया आगे हम एजीएम लिखने वाले, फिर आप आंसर में आराम से यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सर आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। इन्होंने पेनल्टी भी लिखी है, इन्होंने पेनल्टी भी लिखी है। भले पेनल्टी उस तरीके से नहीं लिखा जैसे बेर एक्ट में लिखा है, पर इन्होंने ये लिख दिया मून लिमिटेड को क्या लगेगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को क्या लगेगा, ₹1000 प्लस ₹100 प्लस डे अप टू मैक्सिमम। ये फॉर्मेट से तो मेरे को समझ आ गया कि यार अपने ही बच्चे हैं ये, पर ये फॉर्मेट से समझ आ जाता है कि आपको पेनल्टी याद होना चाहिए और पेनल्टी लिखना जरूरी है। आप अगर याद करके लिख सको तो अच्छी बात है सर। स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको हमेशा बता दूं, आप अगर ये सोचोगे यार पेनल्टी लिख करके मेरे को पूरे पेपर में कितना फर्क पड़ रहा है, तो 2 मार्क का फर्क पड़ रहा है, या ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क का फर्क पड़ रहा है। आपको एकदम ही नहीं जमता है तो आप छोड़ के जा सकते हो, पर मेरा ये कहना है कि कोशिश करने से मत हटो। सर इनके प्रेजेंटेशन में अगर आप देखोगे ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूजुअली प्रेजेंटेशन में ऊपर हेडिंग लिखते हैं रेलेवेंट प्रोविजन, फिर उसके बाद हम लिखते हैं एनालिसिस, फिर उसके बाद हम लिखते हैं कंक्लूजन, और बीच में हम लोग गिवन केस लिखते हैं। तो ये जो हेडिंग होता है ना दोस्त, एक तो ये हेडिंग आपको डालो नहीं डालो, पर आपको इसी सीक्वेंस में आंसर आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर जगह आप गिवन केस डालो, जरूरी नहीं है आप हर जगह कंक्लूजन डालो। आपको पर पता होना चाहिए अगर मेरे को कभी चारों पॉइंट लिखने पड़ गए तो ये मेरा फ्लो होना चाहिए। और इस तरह की चीजें हैं सर, इस तरह की चीजें हैं। मैंने ये आंसर शीट पढ़ के एक वर्ड जो मेरे मन में आया ना, दैट वाज परफेक्शन। लॉ को इन्होंने 100 नंबर का पेपर की तरह ट्रीट किया है। लॉ से जितना प्यार होता है ना, उतनी उन्होंने उसको इक्वली एज एफ आर का सब्जेक्ट ट्रीट किया है, तब जाके लैंग्वेज निकल करके आता है। मैं आप लोगों को एक खुशखबरी दे दूं कि अदर लॉ में इन्होंने बेसिक बेसिक इन द सेंस ह्यूमन बीइंग की तरह लैंग्वेज यूज किया, बिकॉज अदर लॉ जो है जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 में लिखा था, पता नहीं कौन अंग्रेज लिख के चले गए, अब वो लैंग्वेज छाप नहीं सकते सर। तो इन्होंने अपने अंडरस्टैंडिंग को ढंग से एक्सप्लेन किया और एग्जामिनर ने भली भांति इनको मार्क्स दिया है। और ये सर आंसर शीट है। ये आंसर शीट में और बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको ये आंसर शीट जो है डिस्क्रिप्शन में डाल करके दे रहा हूं, आप इससे गो थ्रू कीजिए। और आपको आपके मार्कशीट में जहां पे आपको मार्क्स नहीं मिले हैं, और जो वही सेम आंसर आप यहां पे आकर के देखिए, आपको बहुत चीजें समझ आएगी। जाने के पहले एक बार लाइक बटन जरूर दबा देना, क्योंकि अगर आप लाइक बटन दबाएंगे तो उससे मेरा मोटिवेशन रहेगा। बस कोशिश करेंगे छोटा सा आप लोगों का कृपा रहे, और 400 लाइक्स का टारगेट करेंगे इस वीडियो पे। पर एक सेकेंड जाने के पहले एक और प्रो टिप बता दूं उन लोगों के लिए जो यहां तक वीडियो देखते हैं पहली बार। सर पेपर 70 मार्क का अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। आप कितना भी अच्छा आंसर क्यों ना लिख ले, सर ये देखो इनका आंसर शीट का मैं अगर आपको लास्ट में कंक्लूजन दिखाऊं तो यहाँ पे दिख रहा है इन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस अटेंड किए हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑब्टेन दिखता है, तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने अटेम्प्ट किया है, पूरे के पूरे चारों आंसर्स लिखे हैं। भले पहला वाला आंसर इनका गलत हो गया, उसके बाद सेकंड वाला इन्होंने चारों पार्ट अटेंड किया है, तीसरा वाला इन्होंने चारों पार्ट अटेंड किया है, उसके बाद सर आप देखो चौथा वाला 4A मेरे को मिल नहीं रहा है, और पांचवा वाला इन्होंने पूरा छोड़ा है। तो जो इन्होंने अटेम्प्ट किया है ना, उसको पूरा अटेम्प्ट किया है, मतलब 70 मार्क का अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर हेल्पफुल रहा होगा। ये जो पेपर है इसको मैं एक बार वेदिका से पूछ करके मैं इसको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आपको लिंक टेलीग्राम में, आप वहां पे जाकर के इसको देख सकते हैं। और एक बार वेदिका आपको बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशन बच्चों, आप भी कमेंट पे टाइप कर दीजिए वेदिका के लिए कंग्रेचुलेशन ऑन सिक्योरिंग एन ऑल इंडिया रैंक 8, क्लियरिंग और सीए इंटर विद अमेजिंग रिजल्ट। वो सीए फाइनल में भी इसी तरह की तरक्की करे, ये हमारी दुआ रहेगी, और आप लोग भी उसी दिशा में जाएं, ये हमारी और भी जोर से दुआ रहेगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अंटिल देन दिस इज सीए शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ।